एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस 2 अप्रैल को आप सभी बच्चों का पेपर है। और आप सभी बच्चों को हमने देखिए सिलेबस के साथ 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स का जो भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता था वो हमने आपको पेपर में पहले से पहले वीडियो में बता दिया था। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ जो पेपर में आपके आ सकते हैं। तो ये सारे सवाल आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए और इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चेक कर सकते हैं आप लोग। ये यूनिट 1 का सिलेबस हमने पहले बताया हुआ था। यूनिट 2 इस प्रकार से था, आइडिया ऑफ भारत। यूनिट 3 में जो था द आइडिया ऑफ स्टेट क्राफ्ट था। यूनिट 4 में कंसेप्शन ऑफ मोनार्ची। यूनिट 5 में डीलिंग विद फ्रेंड्स एंड एनिमी स्टेट। और यूनिट 6 में कंसेप्शन ऑफ जस्टिस एंड कह सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ना था आपका। इस प्रकार से आपके टोटल सिलेबस को 6 यूनिट में बनाया गया था। और इसके बाद हमने आपको हर यूनिट का 15 मार्क्स और जो 5 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता दिया था। अब जो सवाल इंपॉर्टेंट पेपर में बनेगा वो चलिए आइए बताते स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, महाभारत के शांति पर्व में राजनीतिक और नैतिक परिमाणों पर चर्चा करें। यह प्राचीन भारत में राजनीति समझने में कैसे सहायक होता है। डिस्कस द पॉलिटिकल एंड एथिकल डायमेंशन इन शांति पर्व ऑफ द महाभारत। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंड ऑफ स्टेट क्राफ्ट इन एंशिएंट इंडिया। ये आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ सवाल है, ठीक है। तो महाभारत का कहा जाए शांति पर्व हमारी जो भारतीय राजनीति और नैतिकता का अद्वितीय जो आदर्श है उनको गहराई से उनमें प्रकाश डालने का कार्य करता है। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवादों से माध्यम से जो शासकीय नीति हो गया, निर्धर्म हो गया, न्याय हो गया और नैतिकता पर व्यापक यहाँ पर चर्चा हुई है। इसमें हम लोग बेसिकली प्राचीन भारत में जो राजनीति चलती थी और समाज व्यवस्था को समझने में बेसिकली अत्यंत सहायक होता है। जैसे राजनीति का परिणाम है, शांति पर्व में राज्य संचालन, नीति और कूटनीति के सिद्धांत पर विस्तृत यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे राजा का धर्म, जिसे हम राजधर्म कहते हैं, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए प्रजा के प्रति, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है और न्यायपूर्ण शासन के क्या सिद्धांत होते हैं, इनमें बात की जाती है। नीति और न्याय के बारे में बात करें तो राज्य को स्थिरता के लिए न्यायप्रियता का महत्व होना चाहिए, अपराध और दंड का संतुलन होना चाहिए, कूटनीति में मित्रता हो चाहे शत्रुता हो, और शांति स्थापना के लिए कूटनीतिक उपायों का क्या होना चाहिए, विवेचन होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। मतलब देखिए, राज्य की जो मुख्य भूमिका है वो प्रजा की रक्षा करनी होनी चाहिए, राजा की उसके समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए राजा को। उदाहरण है जैसे भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाया कि राजा को निष्पक्ष होकर न्याय करना चाहिए और अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता उसे देनी चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ नैतिक परिणाम है हमारे पास है। जैसे महाभारत का यह खंड हमें नैतिकता और ध्यान, जो धर्म है हमारा, उसके व्यवहारिक पक्षों के प्रति उजागर करता है। धर्म और अधर्म का भेद सिखाता है। जैसे नीति निर्माण में धर्म, सत्य, न्याय का महत्व क्या है, अधर्म से आपको विनाशकारी परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम सामाजिक नैतिकता के बारे में बात करें तो सामाजिक शासक और प्रजा दोनों के लिए नैतिकता का पालन करना अनिवार्य है। त्याग और क्षमा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सत्ता प्राप्ति के लिए हिंसा के बजाय अगर हम त्याग की भावना, संयम और क्षमा को प्राथमिकता देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। शांति की स्थापना बात करें तो युद्ध से बचना चाहिए और शांति कायम रखने की नीतियों का वर्णन करना चाहिए। जैसे भीष्म ने क्या किया, युधिष्ठिर को यह भी बताया कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत की राजनीति को समझने में कैसे योगदान होता है। तो राज्य और शासन का जो आदर्श मॉडल है उसने शांति पर्व ने आदर्श राज्य और आदर्श शासक की कल्पना प्रस्तुत की है। यह उस समय की शासन प्रणाली या प्रशासनिक ढांचे और न्याय व्यवस्था को समझने में मदद करता है बेसिकली। तो धर्म और राजनीति का समन्वय जैसे होता है, धर्म को राजनीति का अभिन्न अंग मांगते हुए नैतिक जो भी मूल्य है उनको शासन में शामिल करने की यहाँ शिक्षा दी गई है। तीसरा पॉइंट है, सामाजिक एकता और स्थिरता देखने को मिलती है। शांति पर्व सामाजिक समरसता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए हमें उपाय सुझाता है। चौथा पॉइंट है, कूटनीति और शांति स्थापना। देखिए, आधुनिक जो कूटनीति के कई सिद्धांत हैं इस ग्रंथ में हमें बेसिकली परिलक्षित होते हैं। तो महाभारत के बेसिकली जो शांति पर्व न केवल एक हमारा भारतीय राजनीति और नैतिकता का दर्पण है, बल्कि यह हमें आज भी हमारे वर्तमान युग में एक आदर्श राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था का मार्गदर्शन प्रदान करता है। और यह नीतियाँ और विचार आधुनिक जो शासन है और जो प्रबंधन है उसमें भी आज प्रासंगिक है, क्योंकि यह शक्ति, धर्म और नैतिकता के बीच संतुलन स्थापित करने में भी बल देने का कार्य करता है। तो ये था पहला सवाल जो आपसे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल है, हम लोग भारतीय राजनीति में धर्म और धर्मा इन दोनों के बीच में अंतर कैसे किया जा सकता है, इसको उदाहरण देके आपको स्पष्ट करना है। तो आइए बात जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय राजनीति संबंधी ये दोनों ही भारतीय दर्शन
और राजनीति के एक आधारभूत फंडामेंटल सिद्धांत में से कंसेप्ट में से एक है, लेकिन इनके अर्थ और जो उपयोग होता है उनमें बहुत सारे यहाँ पर सूक्ष्म भिन्नताएं देखी जाती है। पहला, धर्म का अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर धर्म जो है भारतीय समाज में नैतिकता, न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक व्यापक और सार्वभौमिक सिद्धांत होता है। यह व्यक्ति, समाज और राज्य के कर्तव्यों को राज्य का जो कर्तव्य होता है और उत्तरदायित्व को निर्धारित करने का कार्य करता है धर्म। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्म है सत्य, अहिंसा और न्याय जैसे हमारे नैतिक मूल्य उनको पालन करने की धर्म शिक्षा देता है। सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो धर्म का उद्देश्य हमारे समाज में एक समरसता, शांति और अनुशासन को बनाए रखने का कार्य होता है। अगर हम व्यक्तिगत कर्तव्य में बात करें तो हमारा धर्म हमें व्यक्ति के जो विभिन्न चरण हैं जीवन के, उनमें हमारा जो कर्तव्य उनको निर्णय करता है, जैसा कि वर्ण श्रम हमारा धर्म है। ठीक है, उदाहरण पे बात करें, अगर राजा के धर्म के बारे में बात करें तो राजा का धर्म बेसिकली क्या है? प्रजा की रक्षा करना और न्यायपूर्ण शासन करना है। प्रजा का क्या धर्म है कि अपना जो कर्तव्य है उनको पालन करना और राज्य के प्रति वफादार होना। जैसे अभी वर्तमान परिस्थिति में बात करें, हमारे फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, ये दो चीजें आप लोग पढ़े होंगे, राइट्स और ड्यूटीज। ड्यूटीज राइट्स आपके अधिकार दिए हुए और ड्यूटीज हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये भी हमारा धर्म ही है बेसिकली, कि हमारे संविधान ने हमें कहा है तो हमें संविधान का पालन करते हुए हम अपना अधिकार जैसे प्रकार करते हैं, उसी प्रकार हमारे पास अधिकार के साथ हमें कर्तव्यों को पालन करते चलना है। अब यही जो धर्म है, इसमें धर्मा का क्या अर्थ है हमारे पास है, तो धर्मा एक व्यक्ति या समूह के विशेष संदर्भ के निर्धारित जो कर्तव्य होते हैं या जिम्मेदारी होता है। यह धर्मा का एक व्यवहारिक और परिप्रेक्ष्य आधारित, जैसे अगर बताया हुआ संदर्भित आधारित कर्तव्य हो गया। धर्मा समय, स्थान, स्थिति के अनुसार बदल सकता है। जैसे लचीला दृष्टिकोण, धर्मा जो है बेसिकली व्यवहारिक स्थितियों में न्याय और नैतिकता को लागू करने में मदद करता है। राजनीतिक संदर्भ में धर्मा जो है शासन और समाज के जो विभिन्न तत्व है उन पर आधारित जो कर्तव्य होते हैं उनको दर्शाता है। जैसे उदाहरण पे बताया हुआ है कि युद्ध में एक योद्धा का क्या धर्म है? अपनी सेना और राज्य की रक्षा करना। वहीं पर एक शिक्षक का क्या धर्म है? अपने शिक्षक को, अपने जो शिष्य है उनको उचित ज्ञान प्रदान करने का। ठीक है, अब उदाहरण द्वारा दोनों पर अगर हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं, जैसे रामायण के उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। पहला धर्म के बारे में कि राम का धर्म जो है सत्य और न्याय के आदर्शों का पालन करना था। वहीं पर धर्म में राज्य और समाज के हित के लिए राम जी ने सीता का भी त्याग दे दिया। यह उनके लिए या उनके राजा के धर्मा को क्या करता दर्शाता है। ठीक है, ये कर्तव्य है और ये उन्होंने कर्तव्य को निभाया हमारे पास है। महाभारत से उदाहरण समझने की कोशिश करते हैं। जैसे युधिष्ठिर का धर्म था सत्य बोलना और धर्म के मार्ग पर चलना। वहीं पर राज्य की रक्षा धर्म स्थान युधिष्ठिर ने युद्ध का भी क्या लिया? निर्णय लिया। तो इस प्रकार हमारे पास भारतीय राजनीति में धर्म जो है नैतिकता और न्याय का एक व्यापक सिद्धांत है, जबकि धर्म स्थिति विशेष में उस सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग होता है। धर्म स्थायी और सार्वभौमिक है, वहीं पर धर्म जो लचीला और परिस्थिति के अनुसार क्या हो सकता है? बदलता रहता है। यह अंतर हमारी भारतीय राजनीति और समाज जो व्यवस्था में संतुलन और जो न्याय स्थापना में भी क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है मंत्री परिषद के निर्माण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो फॉर्मेशन होता है उससे आप क्या समझते हैं, और इनकी शक्तियों का जो विवेचन करने भी बोला गया है। पहले मंत्री परिषद होता क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपने नाम सुना होगा, इसका निर्माण कैसे होता है, शक्तियाँ क्या क्या मिलती है, आइए इन पर चर्चा करते हैं। तो भारत के हमारे जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें मंत्री परिषद एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह सरकार का बेसिकली कार्यकारी अंग है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी नेतृत्व का कार्य करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 74(1) जो है हमारे पास है, उसमें उल्लेखित है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के निष्पादन में यह सहायता करेगा और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद बेसिकली जो होता है, मतलब काउंसिल जो होता है, सामूहिक रूप से लोकतंत्र से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने कार्य करता है, इन लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होगा। अब इसका निर्माण प्रधानमंत्री नियुक्ति पर होता है। राष्ट्रपति क्या करते हैं? लोकसभा में जो भी बहुमत मतलब बेसिकली जिनको मेजोरिटी मिला है उन दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। यदि कोई दल स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं करता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? दूसरे भी अन्य परिस्थितियों के आधार पर बेसिकली कुछ बेसिक कंडीशन पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? प्रधानमंत्री जी की सलाह पर होती है कि राष्ट्रपति अन्य जो मंत्री है उनकी नियुक्ति करते हैं। मंत्रियों को 3 बेसिकली कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, जो कि नीति निर्धारण, पॉलिसी मेकिंग और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन वो लेंगे। दूसरा होता है राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री की सहायता करेंगे, हाँ इस राज्य में ये फैसला होना चाहिए था। राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, अपने विभाग के लिए मतलब अपने डिपार्टमेंट के खुद जिम्मेदार होने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? पहला, मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, यदि वो सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने के भीतर अगर सदस्यता मिलती है तो ठीक है, वरना फिर बनते नहीं बन पाएगा। शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें तो कौन शपथ दिलाता है? तो मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यह शपथ जो पद होती है और गोपनीयता से संबंधित होता है। कार्यकाल के बारे में बात करें
तो लोकसभा के प्रति विश्वास प्रस्ताव के आधार पर उनका जो कार्यकाल है ये निर्धारित करता है। अब इनकी देखिए शक्तियाँ, ये तो चलिए उन्होंने फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, निर्माण के बारे में बता दिया। अब इसी मंत्रिपरिषद की शक्ति और क्या क्या कार्य होता है। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ, यानी इसमें हम लोग पढ़ने वाले मंत्रिपरिषद भारत सरकार की कार्यकारी जो नीति है वो बनाती है। सरकारी योजनाओं को लागू करना हो, चाहे प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में कि अच्छे से कार्य चल सके, उनमें भूमिका निभाती है। रक्षा का संबंध हो, विदेश नीति हो और वित्तीय जो मामले उनसे संबंधित निर्णय लेने का कार्य करती है कार्यकारी शक्तियाँ। विधायी जो शक्तियाँ होती हैं, संसद में क्या प्रस्तुत होते हैं, बिल्स जो विधेयक होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। बजट संबंधी हो, वित्तीय प्रबंधन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्यादेश जारी करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को सलाह लेती है। न्यायिक शक्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा जो दया याचिका होती है उस पर विचार करना हो गया, सजा कम करने हो गए, उन मामलों में राष्ट्रपति को बेसिकली सलाह देने कार्य करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संकट प्रबंधन, देखिए जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, रक्षा हो गया और आंतरिक सुरक्षा संबंधी जो निर्णय होता है वो लेने कार्य करती है। प्राकृतिक जो आपदा, नेचुरल जो डिजास्टर आते हैं और कोई भी अगर आपातकालीन स्थिति आता है उसका समाधान क्या हो सकता है उस पर कार्य करती है। प्रशासनिक शक्ति में बात करें तो अलग अलग देखिए विभाग है, सबके मंत्रालय है और सब मिलजुल के कार्य करते हैं। प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की जाती है और उनके निष्पादन की निगरानी करने का कार्य करता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो विभिन्न देशों के साथ देखिए जो हमारे कूटनीतिक संबंध है और समझौतों को भारत स्थापित करने में क्या करता है, ये सहायक होता है। विदेश नीति हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए यहाँ रणनीति बनता है। मंत्रिपरिषद की सामूहिक जो जिम्मेदारी होती है उसके बारे में बताया हुआ यहाँ पर। तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करें तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं या उत्तरदायी होते हैं। यदि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी जो मंत्रिपरिषद काउंसिल मिनिस्टर है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जहां पर जो कार्यकारी अंग है वो जो जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होने कार्य करते हैं। अब इसकी देखिए कुछ सीमा है, जैसे प्रधानमंत्री की शक्तियों के सामने कई बार मंत्रियों की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, लिमिटेशन हो जाता है। मंत्रियों के बीच समन्वय की जो कमी होती है यह निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। बहुदलीय सरकार में आपसी जो मतभेद होता है इसमें शासन व्यवस्था में दिक्कत हो सकता है। तो मंत्रिपरिषद भारतीय शासन प्रणाली का एक मुख्य स्तंभ है। यह प्रशासनिक, विधायी, न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करती है। इसकी सामूहिक जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित जो कार्य प्रणाली है वो हमारी भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और सफलता की कुंजी होती है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार एक शासक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इससे विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए कौटिल्य, जिसे हम लोग चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कुटिल भी कहा जाता है, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख रणनीतिकार और अर्थशास्त्र ग्रंथ के जो रचयिता हैं चाणक्य, कौटिल्य, उनके अनुसार एक आदर्श शासक का जो कर्तव्य है केवल शासन करना नहीं है बल्कि प्रजा की भलाई हो, न्याय हो और राज्य की सुरक्षा, सभी चीजें सुनिश्चित करना हो। कौटिल्य का अगर हम दृष्टिकोण देखें जो व्यवहारिक है, नैतिक है और दूरदर्शी था। ठीक है। अब उनके अनुसार एक शासक के क्या कर्तव्य होने चाहिए बताते हैं। पहला, प्रजा की सुरक्षा होनी चाहिए और कल्याण होना चाहिए। शासक का सबसे प्रमुख कर्तव्य है प्रजा की सुरक्षा करना। प्रजा को भयमुक्त होना चाहिए, सुखमय जीवन सभी लोग मिलना चाहिए। उनके अनुसार शासक को प्रजा को अपनी संतान यानी अपने बेटे के रूप में समझना और कार्य करना चाहिए। न्याय का पालन होना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। न्याय की स्थापना करना शासक का महत्वपूर्ण कार्य है। अपराधियों को दंड देना और निर्दोषों की रक्षा करनी चाहिए। शासक को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। राज्य की आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए। शासक को देखिए राज्य के वित्तीय संसाधनों का उचित प्रबंधन करना चाहिए ताकि टैक्स जो सिस्टम है उसको न्याय संगत और सरल बनाना चाहिए। कृषि, व्यापार, उद्योगों को बढ़ावा देकर राज्य को समृद्ध करना चाहिए। राज्यों की सुरक्षा करनी चाहिए। राज्य की आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षा जो सुनिश्चित करनी चाहिए। सेना को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना चाहिए। दुश्मनों से राज्य के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। धर्म और नैतिकता का पालन बात करें तो शासक को अपने धर्म और जो नैतिकता के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें अपने आचरण से प्रजा के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। गुप्तचर तंत्र का विकास करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार देखिए शासक को गुप्तचर तंत्र का मजबूत करना चाहिए ताकि कभी भी कोई गतिविधि होगी तो उनको उनका सभी चीज़ जानकारी मिल पाएगा। शत्रु की चाल को समय मिल जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, शासक को शिक्षा, कला और संस्कृति के विकास के प्रयास करना चाहिए। समाज में असमानता और सद्भाव बनाए रखना चाहिए। प्रजा से संवाद करना चाहिए। शासक को प्रजा के देखिए बीच बीच में जैसे बात करना चाहिए, क्या समस्या, सभी चीज़ समाधान करना चाहिए और कुशल मंत्री और सलाहकारों को अपने यहाँ नियुक्ति करनी चाहिए।
आंतरिक शांति और शासन व्यवस्था पर काम करना चाहिए। ठीक है। अब कौटिल्य की दृष्टि में शासक का क्या व्यक्तित्व होना चाहिए? दूरदर्शिता होनी चाहिए, मतलब दीर्घकालिक योजनाओं के माध्यम से राज्य का विकास करना चाहिए। नैतिकता होनी चाहिए, शासक का आचरण शुद्ध और नैतिक होना चाहिए। कर्मठ होना चाहिए, मतलब आलस से बचकर निरंतर राज्य के कल्याण के रूप में कार्य करना चाहिए। सहनशीलता और न्यायप्रियता होनी चाहिए, शासक को सहनशील और न्यायप्रिय होना चाहिए ताकि प्रजा में विश्वास सदैव बना रहे। तो कौटिल्य के अनुसार कहा जाए, एक शासक का कर्तव्य केवल राज्य को शक्ति और संपत्ति में समृद्ध करना नहीं है, बल्कि प्रजा के कल्याण और न्याय की स्थापना करने का हर संभव कार्य करना चाहिए। उनका मानना यह है कि कुशल और नैतिक शासक ही प्रजा को सुखी और राज्य को स्थिर बना सकता है। उनके सिद्धांत अगर कहा जाए ना, आज भी हम अपने शासन प्रणाली और प्रबंधन में प्रासंगिक मानते हैं बेसिकली। तो ये था आपसे ही बच्चों के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए। बाकी आपसे ही बच्चों को जितना भी सवाल बनता है इंपॉर्टेंट, वो भी हमने करवा दिया। अब आपसे ही बच्चे आराम से पेपर देने जा सकते हैं। 75 नंबर का पेपर होता है, 75 में आपसे ही बच्चे 75 लाने के काबिल हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों को। और आपके जो भी पेपर्स है वो सारे के सारे प्ले सेक्शन पे वीडियोस अवेलेबल, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो बेस्ट विशेष आपसे बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।